हेलो बच्चों, आज हम लोग अनुवांशिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द को देखेंगे। अनुवांशिकता को अगर आपको सही ढंग से समझना है, अच्छे से जानना है, तो इन शब्दों को आपको सबसे पहले अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो है ये सभी शब्द बार बार आने वाले हैं, तो आपको कंफ्यूजन में डाल देंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। हालांकि आपका एनसीईआरटी में ये सब शब्द बार बार आते हैं, पर इनका मतलब एक जगह साफ साफ बताया हुआ नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि आपको सही ढंग से समझाएं, इसलिए सभी चीजों शब्दों को, जो कठिन शब्द था, जो बार बार आने वाला शब्द था, उन्हें एक जगह लाए और आपको पहले हम समझा देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखिए अनुवांशिकता से संबंधित जो सबसे पहला शब्द आ रहा है कारक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। कारक जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। और ये शब्द जो है, आज कीजिए, अनुवांशिकी का पिता बोले थे ना, कौन थे? मेंडल। वही कारक शब्द को देने का काम जो किए आपका मेंडल किए। कौन किए? कारक शब्द किसने दिए? तो मेंडल दिए। अब जैसे देखिए बोलेंगे कि मेंडल कैसे दिए, किसको कह दिए कारक, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, जैसे कि जो मेंडल साहब थे वो क्या बोले कि लक्षण जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण होते हैं, यानी वंशागति में क्या बोल रहे थे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षण का स्थानांतरण होते हैं। तो ये लक्षण का अगर स्थानांतरण होता है तो ये किसके द्वारा होता है, कौन करते हैं? तो मेंडल साहब बोले कि कुछ रसायन होते हैं, कुछ रसायन होते हैं जो जिम्मेवार है, ये जो रसायन है कुछ वही जिम्मेवार होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक वंशागति लाने में, यानी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने के लिए। तो देखिए यही रसायन को उन्होंने, जो कुछ रसायन होते हैं, इसी रसायन को उन्होंने नाम दे दिए कारक, यानी फैक्टर। यानी मेंडल बोले कि कुछ रसायन हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरित करते हैं, और ये रसायन जो है क्या कहलाएंगे? कारक कहलाएंगे। ये मेंडल बोले। कौन बोले? मेंडल। अब उसके बाद देखिए मेंडल तो कह के चल गए कि ये लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाला रसायन है, वो हमारा जो है क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? आपका जो है कारक। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, वही कारक का नाम, जो रसायन था, उस पे रिसर्च हुआ, और जॉनसन, कौन थे? जॉनसन क्या किए, उस कारक का, फैक्टर का नाम चेंज कर दिए। उस कारक का नाम किस में बदल गया? जीन में बदल गया। यानी कहने का सिंपल सा मतलब, देखिए अनुवांशिकता में जीन बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार आएगा जीन शब्द का यूज, क्योंकि लक्षण स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेवार कौन होते हैं? जीन ही होते हैं। तो जॉनसन क्या किया, उस कारक का नाम बदल के जीन कर दिया। अब बोलेंगे सर जीन क्या होता है, तो देखिए जीन को ऐसे समझिए, ये हमारा गुणसूत्र तो आप लोग नाम सुने ही थे, क्रोमोसोम। मान लीजिए एक हमारा क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम के खंड पे, क्रियात्मक खंड पे, क्रोमोसोम के क्रियात्मक खंड पे जो है एक जो बोले ना कुछ रसायन मिलता है, उस तरह का एक रचना मिलता है। मान लीजिए यहाँ पे एक रचना, इसी रचना को जो है जॉनसन क्या नाम रख दिए? जीन रख दिए। और बोले यही जीन जो है जिम्मेवार होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को वंशागत करने में, यानी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए कौन जिम्मेवार होते हैं? जीन। और ये जीन शब्द किसने दिए? तो जॉनसन ने दिए। अब देखिए हम लोग यहाँ देख लिए कि मेंडल आए, बोले कारक, और उस कारक को जॉनसन बोल दिए जीन। अब क्या हुआ, मोर्गन साहेब आए, मोर्गन आए, और वो बोले कि जीन को हम कहीं दिखाएंगे, किसी को दर्शाना है, लिखना है, तो हम कैसे दर्शाएंगे? तो उस कंडीशन में उन्होंने बोले संकेतिक रूप में, सिंबल के रूप में जो है सिंबल देंगे, और उसके सहायता से जीन को दर्शाएंगे। जैसे आज कीजिए, आप लोग ये सुने भी हैं और जानते भी कि टी, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। मान लीजिए एक प्रभावी लक्षण है जीन का कैपिटल टी, और एक अप्रभावी लक्षण है स्मॉल टी, तो इसे इस संकेत के रूप में लिखा जा रहा है ना, ये संकेतिक रूप में जो लिख रहे हैं, तो ये संकेत रूप में हम जीन को व्यक्त कर सकते हैं, लिख के दिखा सकते हैं कॉपी पे। तो ये जीन को संकेत देने का काम कौन किए? तो मोर्गन किए। ठीक है, अब हम लोग जो है एलील शब्द को समझेंगे। एलील शब्द क्या होता है? ठीक है, तो अब हम लोग एलील को देखते हैं। ठीक है, किसको देखेंगे हम लोग? एलील को।
अब ये एलील अनुवांशिकता में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, तो हम लोग को एलील बार बार आपको जो है सामने दिखेंगे, तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एलील शब्द को कौन दिए, तो बेटसन दिए। आज ये पीछे भी बेटसन नाम आए थे 2 बार और ये तीसरा बार आ रहे। तो एलील शब्द कौन दिए, बेटसन दिए, और ये बेटसन दिए, और ये बेटसन जो एलील शब्द दिए हैं। अब ये एलील का क्या मतलब होता है हम इसको समझते हैं। देखिए एलील को हम लोग हिंदी में बोलते हैं युग्मक, युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी। अब ये युग्म विकल्पी कहाँ से आया, आज कीजिए युग्मक शब्द सुने थे, युग्मक जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता था तो युग्मक बनता था, तो कहीं न कहीं वहीं से आया ये युग्मक विकल्पी। अगर बोले कि युग्मक विकल्पी है क्या, तो ये एक जोड़ी जीन है जो लक्षण निर्धारण करते हैं। ये क्या करते हैं, आपका लक्षण निर्धारण करते हैं। युग्म विकल्पी क्या है, यानी एलील क्या है, तो हम बोलेंगे एलील एक जोड़ी जीन जो लक्षण निर्धारण करते। कौन सा लक्षण, वंशागति लक्षण, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे। अब बोलेंगे कि ये कहाँ मिलते हैं, तो समजात गुणसूत्र पर मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं, समजात गुणसूत्र पर। तो अब बोलेंगे, मन में चल रहा होगा कि सर समजात क्या होता है, तो आइए हम लोग सबसे पहले समजात को समझते हैं। आज कीजिए हम लोग पीछे जो है चैप्टर नंबर 3 में मानव जनन पढ़े थे। क्या पढ़े थे, मानव जनन। तो वहां हम लोग देखिए ये देखे थे, आज कीजिए इसका नाम क्या था, नर युग्मक शुक्राणु, और ये क्या था आपका अंडाणु, मादा युग्मक अंडाणु। अब जरा आज कीजिए इसमें कितने गुणसूत्र मिल रहे थे, 23 क्रोमोसोम। इसमें कितने मिल रहे थे, 23। अब एक शुक्राणु है एक अंडाणु है, इसमें जो गुणसूत्र की संख्या है 23, इसमें जो गुणसूत्र की संख्या है 23। अब देखिए 23 गुणसूत्र मान ले इस तरह का है, ये आपका 23 गुणसूत्र है, इस तरह से टोटल ओवरऑल मान ले 23। अब ये दोनों संलयित होंगे, नर युग्मक मादा युग्मक, संलयन से निषेचन हुआ। अब निषेचन के फलस्वरूप क्या बन रहे थे, इगुनज बन रहे थे। मान लिए ये आपका क्या बन गया, इगुनज बन गया। अब इधर भी 23 जोड़ी क्या होंगी, गुणसूत्र क्रोमोसोम होंगे। मान लो ये हमारा कितना है टोटल, 23 जोड़ी, ठीक है। अब देखिए अभी तुरंत बोले हम कि ये गुणसूत्र पे, समजात गुणसूत्र पे कौन मिलते, एक जोड़ी जीन। अब जरा आज कीजिए इसमें भी जीन मिलेगा, इसमें भी जीन मिलेगा। मान लिया जाए ये जो क्रोमोसोम है इसका पहला क्रोमोसोम ले लिए हम, इसका भी पहला क्रोमोसोम ले लिए। अब हम लोग समझने के लिए इसको थोड़ा बाहर ले आते हैं और इसको अच्छा से समझते हैं, एक एक क्रोमोसोम लेके, ठीक है। अब जैसे कि इसका क्रोमोसोम है, इसका क्रोमोसोम है। अब ये क्रोमोसोम पे क्या मिल रहे हैं हमको, टी जीन मिल रहे हैं। कौन सा, देखिए अभी तुरंत बोले थे हम लक्षण को कैसे दिखाएंगे, जीन को कैसे दिखाएंगे, सिंबल में। यहाँ कौन सा जीन मिला, टी जीन मिला। अब यहाँ पे भी मान ले कि हमारा जो स्मॉल टी जीन मिला, यानी लक्षण प्ररूप जीन, यानी जो बोले प्रभावी जीन है यहाँ पे कैपिटल टी है, और वो प्रभावी जीन जो है स्मॉल टी है। अब ये जीन हमारा जो है एक जोड़ी जीन है क्या। अब जरा सोचिए यहाँ नर में कितने मिल रहे, एक, मादा में भी मिल रहे तो कितने, एक, चाहे वो प्रभावी है या वो प्रभावी। लेकिन जब युग्मक के रूप में है तो एक एक है। लेकिन जरा आप सोचिए इनका संलयन हो गया, यानी दोनों का मिलन हो गया और बन गया इगुनज। अब इस इगुनज में जरा सोचिए ये क्रोमोसोम आगे, यानी ये बन गए इस तरह का। अब जरा यानी इसका पहला क्रोमोसोम और इसका पहला क्रोमोसोम, यानी नर वाला पिता वाला पहला क्रोमोसोम और माता वाला पहला क्रोमोसोम आ गया। अब जब क्रोमोसोम जब इसका पहला आ गया और इसका भी पहला आ गया, तो देखिए अब पहले एक चीज समझिए यहाँ पे, और समझात हमको पहले समझना है। तो देखिए थोड़ा सा अभी तुरंत बोले कि क्रोमोसोम किस तरह के रहते, गुणसूत्र किस तरह का रहता, तो देखिए अभी दिखाई दे रहा है, ये मान लिया जाए हमारा गुणसूत्र, इस तरह का, फिर इधर से भी इसका भी हो जाएगा। ये आपका हो गया एक, इधर से हो जाएगा इस तरह का, आपका क्या बन गया,
गुणसूत्र बन गया, ठीक है। अब ये गुणसूत्र जो हो गया, ये एक, देखिए ये जो हमारा कहलाएगा, ये फर्स्ट क्रोमोसोम कहलाएगा, यानी क्रोमोसोम नर वाला एक जो हो गया यहाँ पे, जो ये पहला हो गया नर वाला, और ये जो पहला हो गया मादा वाला। तो कहने का मतलब है, इसको बोलेंगे क्रोमोसोम फर्स्ट मादा नर का, और क्रोमोसोम ये सेकेंड नहीं कहलाएगा। देखिए मादा के लिए तो ये फर्स्ट है, और यहाँ नर के लिए फर्स्ट है, तो क्रोमोसोम फर्स्ट, क्रोमोसोम फर्स्ट, पर ये क्रोमोसोम फर्स्ट नर का और ये क्रोमोसोम फर्स्ट मादा का। अब देखिए जरा सोचिए, यहाँ पे क्या मिलेंगे, अभी तुरंत बोले जीन, कौन जीन, कैपिटल टी। यहाँ पर भी मान लिए जीन मिले, कौन डी, जीन स्मॉल टी। अब जरा सोचिए, ये दोनों जीन करीब आए, यानी बन गए इगुनज। क्या बन गए, इगुनज। तो इसमें जो हम लोग के पास दिख रहा है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दिख रहा है, यानी इसका लक्षण क्या दिख रहा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इस तरह के जो जीन होते हैं, अब देखिए इसका नाम ही है समजात गुणसूत्र, समजात। तो यहाँ देखिए समान जाति का है ना, और दोनों पे सेम क्रोमोसोम मिल रहे हैं। सेम क्रोमोसोम में सेम क्या मिल रहे हैं हमें, जीन मिल रहे। तो इस तरह के समान क्रोमोसोम पर फर्स्ट है, और दोनों पे जो मिलने वाला लक्षण होता है, जीन होता है, इसी को हम लोग कहते हैं समजात गुणसूत्र। यानी ये सिंपल समझिए, देखिए ये फर्स्ट क्रोमोसोम नर का, ये फर्स्ट क्रोमोसोम मादा का, और ये दोनों जब मिला तो ये क्या है, फर्स्ट है ना, तो यही कहला रहा है यहाँ पे समजात गुणसूत्र। और यही समजात गुणसूत्र पे हमारा जो मिलन से बनता है हमारा जाइगोट इगुनज, उस पे क्या रहता है हमारा, एक जोड़ी जीन। अब जरा सोचिए, यहाँ पे एक जोड़ी जीन अकेले नहीं पूरा है, इन दोनों के मिलने से बन रहा है। ये हमेशा याद रखिए, ये दोनों मिल रहे हैं तब जाके मिल रहे हैं। तो यानी ना तो नर युग्मक में केवल होगा हमारा एक जोड़ी जीन, ना तो मादा जो है युग्मक में होगा एक जोड़ी जीन। दोनों के संलयन से जो बनेंगे जाइगोट, उसमें मिलेंगे हमें एक जोड़ी जीन। तो ये हम लोग समझ बनाए कि समजात गुणसूत्र पर कितने मिलते हैं, एक जोड़ी जीन मिलते हैं, और ये एक जोड़ी जीन क्या करते हैं, लक्षण का निर्धारण करते हैं। और यही जो एक जोड़ी जीन मिल रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं एलील। क्या बोलते हैं, एलील। अब तो दिमाग में आप लोग का सेट हो गया। यानी साधारण भाषा में बोले तो एलील एक जोड़ी क्या है, जीन है, जो क्या करते हैं, लक्षण निर्धारित करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखिए एक चीज और यहाँ समझते हैं, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि ये जो नर वाला क्रोमोसोम था फर्स्ट, उसमें जो जीन मिला कैपिटल टी मिला, और इधर वाला जो मादा वाला क्रोमोसोम फर्स्ट था, उसमें जो जीन मिला स्मॉल टी मिला। तो इस तरह से हम लोग को जो एक जीन का युग्म यानी एलील मिला, तो क्या मिला, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी प्रभावी लक्षण जो है कैपिटल है टी और अप्रभावी है स्मॉल टी। अब देखिए इस तरह का कितना हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा जो गौर करिए, ये कैपिटल टी है तो ये भी कैपिटल हो सकता है, मतलब ये दिख सकता है, टी दिख सकता है, और क्या दिख सकता है, जरा सोच के देखिए। तो ये भी स्मॉल टी हो सकते हैं, ये स्मॉल टी, ये भी स्मॉल टी, और क्या हो सकते हैं, ये स्मॉल और ये कैपिटल। तो ये स्मॉल और ये कैपिटल होंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं ये कैपिटल टी और स्मॉल टी जैसा ही लक्षण दिखाएंगे। तो यानी ओवरऑल देखें हम लोग तो मुख्य रूप से 3 लक्षण दिख रहे हैं। कितने तरह का दिख रहे हैं, 3 लक्षण दिख रहे हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं सम युग्मनज और विषम युग्मनज क्या होता है, होमोजाइगोसिस और हेटेरोजाइगोसिस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसे आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हम इसे क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। ले लीजिए आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट, क्योंकि आगे और बताना भी है हमें, ठीक है। अब हम लोग तीसरा को देखने वाले हैं, समयुग्मनज और विषम युग्मनज। तो सबसे पहले जो मुख्य बात इससे निकल के आ रहा है कि समयुग्मनज और विषम युग्मनज है, तो इसको क्या है, हम लोग अभी तुरंत जो देख रहे थे इसी से समझते हैं। जैसे देखिए अभी क्या देखे थे हम लोग, एक क्रोमोसोम को देख रहे थे, इस तरह का क्रोमोसोम था, इधर से भी था इस तरह का,
फिर इधर से भी था, यहाँ भी नर्मदा वाला था, और यहाँ पे क्या मिल रहे थे हमको, जीन मिल रहे थे। अब जरा देखिए इधर भी एक रहेगा, इस तरह का मान लिया जाए। अब एक जीन यहाँ है, देखिए अब ये दोनों जीन में यहाँ पे जो कैपिटल टी मिला था और ये जो स्मॉल टी मिला था, अगर ये दोनों समान, दोनों जीन अगर क्या है समान है तो उसको सम युग्मज कहेंगे। जैसे यानी बोले तो सम युग्मज क्या कितने तरह का हो सकते, तो देखिए कैपिटल टी हो सकते, स्मॉल टी हो सकते, यही ना हो सकते, यानी दोनों समान हो गया। दोनों यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो जीन से संबंधित बात कर रहे हैं, तो ये जो जीन से जुड़ा जो बात है, यहाँ पे जीन को देखें, क्रोमोसोम को लोग समझ जाते हैं सम युग्मज, युग्मज समान नहीं, समान बोले समान युग्मज, तो बताइए युग्मज तो दो को से मिलके एक ही बनते हैं। तो इस स्थिति में सम युग्मज जो होता है तो जीन पे निर्भर करता है। अगर जीन का जो है दोनों समान है तो उसे हम सम युग्मज कहेंगे, और अगर समान नहीं है तो वो सम युग्मज कहेंगे। ठीक है, अब देखिए बात उठता है कि ये सम युग्मज और विषम युग्मज कौन दिया था, तो ये जो है सम युग्मज और विषम युग्मज नामक शब्द जो है आपका बेटसन दिए थे। कौन दिए थे, बेटसन। पीछे भी हम लोग इनका एक बार और नाम लिए थे, याद कीजिए। एलिल शब्द भी कौन दिए थे, बेटसन, और ये सम युग्मज और विषम युग्मज शब्द भी कौन दिए हैं, बेटसन दिए। ठीक है, अब यानी ये तो बहुत आसान है, अगर हमारा दोनों जीन समान हो जाए तो सम युग्मज, और समान नहीं है तो देखिए अब ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, तो इससे जो लक्षण जो जीन बनेगा वो क्या बनेगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं विषम युग्मज। और ध्यान रखिएगा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस यानी विषम युग्मज और विषम युग्मज दोनों शब्द जो है बेटसन ही दिए। कौन दिए हैं, बेटसन। अब देखिए लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप क्या होता है, हम लोग इन दोनों को भी देख लेते हैं, यानी फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप और जीनोटाइप ये दो और शब्द बन रहे, इसको हम लोग समझ बना लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप यानी फिनोटाइप और जीनोटाइप है, इस शब्द को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन दिए। इस शब्द को आपका जॉनसन दिए थे। कौन दिए थे, जॉनसन। हम लोग पीछे भी सुने थे ना जॉनसन का ना, वही ये दोनों शब्द फिनोटाइप और जीनोटाइप भी देने का काम किया। अब देखिए फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है, तो सबसे पहले देखिए जीन प्ररूप हम इसको देख लेते हैं, तो उसको समझना आसान होगा। अब जैसे मान लिया जाए एक नर है, कौन है, नर, और एक कौन है, मादा। अब ये नर का जो स्पर्म है शुक्राणु और मादा का ओवम अंडाणु जो है, इसमें मिलने वाला जो जीन है, ठीक है, इसमें जो मिलने वाला जीन जो है कैपिटल टी है, प्रभावी कौन है, कैपिटल टी, और इसमें मिलने वाला जो है स्मॉल टी है। अब जरा सोचिए इन दोनों से मिलके जो लक्षण जो हमें जीन दिख रहा है, तो जीन को लिखेंगे दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे, तो टी कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी सिंपल सा बोले हम किसी युग्मक में किसी जीव में, जैसे हम एक जीव हैं और हमारे अंदर जो कहने का मतलब है कौन कौन क्या चीज, लक्षण प्ररूप देखना है, हमको सबसे पहले देखने पड़ेगा कि हमारे अंदर का जीन किस तरह का दिख रहा है, कौन सा प्रभावी। जैसे यहाँ टी मतलब क्या हो रहा है, लंबा, तो जैसे कि अगर मान लिया जाए टी यहाँ पे जो है प्रभावी है लंबा वाला गुण, और ये स्मॉल टी जो है वो प्रभावी है। तो ये दोनों लक्षण जब जीन जब हम जाएंगे किसी के अंदर, किसी युग्मक में जाएंगे, जैसे नर वाला युग्मक से मादा युग्मक से जब ये चले आए युग्मक में, तो ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी बन रहे हैं, तो अब जरा सोचिए हम जीन को जिस रूप में लिखते हैं, जीन को जिस रूप में लिखेंगे तो रूप जो है क्या कहलाता है, जीन प्ररूप, जीनो टाइप। और आपका लिखने के बाद इसको अब बताइए, ये तो लिख दिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो कहीं ना कहीं या तो हो सकता है कि दोनों स्मॉल स्मॉल टी आ जाए, तो ये जो लिखने की वजह से या तो ये जब किसी युग्मक के अंदर जाने के वजह से जो लक्षण हमको स्पष्ट बाहर से दिख जाता है। जैसे अब बताइए ये क्या होगा, जब कैपिटल टी है और स्मॉल टी, या दोनों कैपिटल टी है, तो इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति क्या होगा, लंबा होगा। इसी तरह से यहाँ पे जो टी लिखे, इससे क्या हो रहा है, आपका बौना होगा। तो ये जो बाहर दिख रहा है लंबा बौना, तो ये हमारा लक्षण प्ररूप है। और ये लंबा और बौना जिस जीन के वजह से दिख रहा है, उस जीन को लिख के जब दर्शा रहे तो क्या कहला रहा है, हमारा
जीन प्ररूप। ठीक है, कोई दिक्कत? आसान भाषा में देखिए, जो बाहर लक्षण दिख रहा है कि लंबा है, बौना है, तो ये लक्षण किस, तो लक्षण प्ररूप है, यानी फिनोटाइप है। और लक्षण जिस जीन की वजह से दिख रहा है वो जीनो प्ररूप। जैसे कि एक मान ले कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है। अब ये एक जीन है किसका? पादप का, पौधा का। तो अभी जरा सोचिए, ये जीन की वजह से पौधा का फूल पत्ता लाल हो रहा है। क्या हो रहा है? लाल, रेड रेड हो रहा है। ये प्रभावी कौन है? कैपिटल का। तो ये जो लाल दिखा, तो ये लाल क्या कहलाएगा? लक्षण प्ररूप। और ये जो लिखे जिस जीन की वजह से हो रहा है तो क्या कहलाएंगे? जीन प्ररूप। हम लोग आगे अब अनुवांशिकता से संबंधित ये जो 6 शब्द था, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। कारक हो गया, और आपका एलील, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट एलील बार बार आता है। आपका बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछ देता है, एलील से आप क्या समझते? समयुग्नज, विषमयुग्नज, तो ये सब आप लोग का दिमाग में एकदम आसानी। सम मतलब समान, युग्नज किसके आधार पे? जीन के आधार पे। विषम युग्नज, फिर यहाँ भी जीन के आधार पे विषम जीन अगर बन रहा, तो फिर उसके बाद लक्षण प्ररूप, जीन प्ररूप। तो ये दोनों है कि जीन को लिखें, लक्षण को लिखें। तो हम लोग आगे देखेंगे, इससे आगे जो हम लोग पढ़ने वाले अनुवांशिकता को समझेंगे। ठीक है।